क्लास 12 ध्यान दें कि हम मानव जन्म जो अध्याय मानव जन्म पढ़ रहे हैं। तो मानव जन्म में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़े थे, उसी का एक भाग है अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो अंडाशय की आंतरिक संरचना देखने पर हमें कैसा दिखाई देता है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा अंडाशय है। जो हमारे ओवरी की आंतरिक संरचना है, अगर ये कहें तो जो फीमेल होती है उसमें 2 ओवरीज होती हैं और प्रत्येक ओवरी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। और उसी की आंतरिक संरचना हम देखें तो देखिए ये हमारा एंडोथेलियल लेयर है। एंडोथेलियल लेयर, उसके बाद होता है हमारा जनरेटिव सेल लेयर या जर्मिनल लेयर कह सकते हैं इसको।
जो जर्मिनल लेयर होता है वह जनरेटिव सेल से बना होता है और यही जनरेटिव सेल हमारे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जन्म कोशिकाएं होती हैं, जन्म कोशिकाओं से सबसे पहले बनता है प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल सेल होता है। उसके बाद आगे चल करके हम लिख देते बता आगे ठीक है। जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल से सबसे पहले बनता है हमारा प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte पर जो प्राइमरी oocyte होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से या उसके केयरिंग से या उसके स्टिमुलेशन से प्राइमरी oocyte पर फॉलिकल सेल का निर्माण हो जाता है। जब प्राइमरी oocyte पर फॉलिकल सेल एक लेयर होता है तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं और उसी प्राइमरी oocyte पर ही जब फॉलिकल का लेयर फॉलिकल सेल का 2 लेयर्स हो तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं और 3 सेल का हो तो उसे टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। बट उसी के नीचे हमारा एक विशेष लेयर्स होते हैं जिसे जोनल पेल्विसिडा कहते हैं। यह फॉलिकल के नीचे एकदम लास्ट में इस लेयर का निर्माण होता है और जब हमारा oocyte यानी जो सेकेंडरी oocytes है यानी प्राइमरी oocytes जो है वह पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। मगर ध्यान रखिएगा यह जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियासिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में जाकर के रुका होता है, अरेस्टेड होता है और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो मियासिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जाकर के अरेस्टेड होता है। जब ओवम बनता है तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। हम बताएंगे कब मैच्योर होता है वो जब फॉलिकल पूरी तरह से बन जाते हैं। उसके बाद जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की अधिकता होती है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की अधिकता होती है तो उसी समय जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल है वो टूट जाता है और हमारा ओवम बाहर निकल जाता है। तो इसे ओवुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। और जब यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल टूट जाता है तो यह निर्माण करता है कार्पस ल्यूटियम का। तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव करता है। हालांकि जो हमारी ओवरी है वह भी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है। उसके पहले जो फॉलिकल सेल है वो खुद ही प्रोजेस्टेरॉन का एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं। मगर जब ओवुलेशन हो जाता है तो
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने न पाए, प्रेगनेंसी बनी और प्रेगनेंसी का आसार बना रहे, इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो हमारा कार्बोक्सिलेडियम है वो प्रोजेस्टेरॉन का लगातार सेक्रेशन करता रहता है। तो ये था हमारे फीमेल के ओवरी का आंतरिक संरचना और उसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं वो अभी हमने आपको बता दिया। तो अब इसी में हमारा एक और भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एमसी कहते हैं, अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल करता क्या है, इसमें होता क्या है, इसे हिंदी में रजोधर्म ऋतुस्राव या माहवारी भी कहा जाता है। ठीक, ऋतुस्राव, रजोस्राव या माहवारी भी कहा जाता है। इस एमसी के दौरान होता यह है कि जब ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके पश्चात ओवरी फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। उसके पश्चात होता यह है कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं वह लगातार इंडिकेट करते रहते हैं और ओवरी को हमेशा एक्टिव किए रहते हैं कि कब फर्टिलाइजेशन हो, कब फर्टिलाइजेशन हो। तो इसी के बारे में, मतलब इसी के चक्र में बार बार इंडिकेट होते 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 एक समय ऐसा आता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस समय ओवम नष्ट हो गया, अब हमारी बॉडी के अंदर है, तो जाते जब डिस्ट्रॉय हो गया, मर गया तो सड़ेगा। तो उसी अनफर्टिलाइज्ड एक सेल या एक को जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के जो प्रक्रिया होती है वही एमसी होता है। यह 28 से 29 दिन के अंदर होता है। इसमें मतलब 28 से 29 दिन का समय लगता है एक फॉर्मेशन यानी एक साइकिल पूरा होने में 28 से 29 दिन का समय लगता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को जो एमसी है वह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो जरा ध्यान से देखिए, एक बार और सुनिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब। अब जब ओवरी का निर्माण हो गया तो ओवरी आ गई फैलोपियन ट्यूब में, ठीक, और इसी के नीचे हमारा है यूटेरस। अब जब फैलोपियन ट्यूब में एक सेल आ गया है, यानी ओवरी से एक बना, एक आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन्स जो कि इंडिकेट कर रहा है, उसको अभी आशा दिला रहा है कि अभी रुकी रहो, फर्टिलाइजेशन होगा, रुके रहो, फर्टिलाइजेशन होगा, रुके रहो, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी रुकी रहती है, वेट करती रहती है कि अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा, और इस बार नहीं आएगा। अगर आ गया तो खुश,
नहीं आया तो दुख। जैसे हमें है किसी कोई फोन करे किसी को और कहे कि हाँ यहाँ पर आना, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो फोन कर दिया, हाँ हम आएंगे। अब 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। अब इंतजार करते करते एकदम हद हो गई। जब इंतजार करते करते हद हो गई तो क्या हुआ, रिटर्न वापस चला गया। फिर जब आप उसको कॉल करेंगे तो आपका कॉल भी नहीं लेगा और आपसे बात भी नहीं करेगा। तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन एग से नहीं होता है तो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एग जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है उसके बाद हमारा जो यूटेरस है उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, एलएच का लेवल कम होने लगता है। उसी समय हमारे जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम है उसको वह सिकुड़ने लगता है। जब सिकुड़ने लगता है तो टूट जाता है, यानी टूटता ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर वाहिनियां टूट जाती हैं। जैसे ही रुधिर वाहिनियां टूटती हैं उसमें से ब्लड सिक्रेट होता है। जब ब्लड सिक्रेट होता है तो उसी के साथ जो डिस्ट्रॉयड ओवम है वह भी बाहर निकल जाता है, और वही प्रक्रिया हमारा क्या कराता है, MC। ओके, MC। ठीक, अभी हम इसको आपको कल चार्ट के माध्यम से किस दिन या कितने दिन में क्या क्या होता है मैं सारा चीज आप सभी को बता दूंगा, तो टेंशन ना लें आप लोग। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक है हमारा युग्मक जनन। युग्मक जनन इस बार कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, मगर मैं उम्मीद करता हूं इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योरली आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि युग्मक जनन क्या होता है, नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्म को उद्भिद में युग्मक के बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। अगर नर का युग्मक को देखा जाए मनुष्यों में तो वृषण, अगर मादा में देखा जाए तो वृष, ठीक, यानी अंडाशय और वृषण। अब हम बात करते हैं जो युग्मक जनन है वह कितने प्रकार का होता है। तो युग्मक जनन मेल फीमेल में दो ही प्रकार का मतलब होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, और oogenesis में फॉर्मेशन होगा एग का। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले हम आपको एक बार पुनः टेस्टिस के कट सेक्शन में जो सेमी ट्यूब्यूल्स था उसमें लेकर जाना चाहेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं हम। तो ये जो हमारा सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के कट सेक्शन जब हम देखते हैं तो
तो हम उसमें दो प्रकार का सेल देखे थे, एक इलांगेट सेल था और एक स्मॉल सेल था। जो इलांगेट सेल था हमने बताया था कि जो इलांगेट सेल होता है वह सर्टोली सेल होता है और जो स्मॉल सेल होते हैं वे जर्म सेल होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें सेमीफेरेस्टिड्यूल्स की कट सेक्शन काट के देखते हैं और इसे भी यहां से काट के अगर इसको ऐसे खोल दें तो जो सर्टोली सेल और जर्म सेल या जनरेटिव सेल वो अल्टरनेट होते हैं। जैसे एक हो गया जनरेटिव सेल, एक हो गया सर्टोली सेल, एक हो गया जनरेटिव सेल, एक हो गया सर्टोली सेल, एक हो गया जनरेटिव सेल, एक हो गया जनरेटिव सेल, फिर हो गया सर्टोली सेल, हो गया जनरेटिव सेल, फिर सर्टोली सेल, फिर जनरेटिव सेल, फिर सर्टोली सेल, फिर जनरेटिव सेल। तो ये हमारा या जनरेटिव सेल सर्टोली सेल कहें या सर्टोली सेल जनरेटिव सेल कहें, मतलब एक ही है, एक के बाद एक आएंगे। तो देखिए जो जर्म सेल होते हैं वो सबसे पहले करते क्या है कि उनमें माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन होता लगातार माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, यानी समसूत्र विभाजन होता रहता है और ये अपनी संख्या को काफी बढ़ाते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इन्हीं जर्म सेल में से एक सेल थोड़ा ज्यादा विकसित होकर के बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो इसमें पुनः होती है माइटोसिस डिवीजन। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो इससे बनते हैं दो सेल जो कि अपने मदर सेल के जैसे ही होते हैं। अब जब इनमें से दो हो गया तो अब एक ही अपना स्थान ले लेगा। फिर जो एक है अब इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा और इससे फिर दो सेल का निर्माण होगा। अब इन दोनों सेलों में स्टार्ट होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। जब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट स्टार्ट होगा, अभी तो यहां पर माइटोसिस हुआ है, अब यहां से स्टार्ट होगा मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है तो इनसे दो दो सेल का निर्माण होता है। जब दो दो सेल का निर्माण होगा तो ये दो सेल बने और इससे भी दो सेल बने। ठीक है, इसमें n हो गया, इसमें n हो गया, इसमें n और इसमें n। मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक। जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो इससे बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने तो उनमें
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो दो सेल बने हैं ये हमारे बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं तो अब इनमें स्टार्ट होता है मियासिस सेकेंड। मियासिस सेकेंड, जब मियासिस सेकेंड होगा तो इनसे दो दो सेल फिर से बनेंगे। ठीक, जब दो दो सेल बनेंगे तो इनमें भी जो संख्या है वो n होगी। किताब में आपको इतना ही लेकर दिखाएगा, 4 ही लेकर दिखाएगा, हम थोड़ा इसको बढ़ा के दिखा रहे हैं। ठीक, हम चाहते तो बस इतना ही कट करके दिखा सकते थे। ठीक, अब देखिए जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए उनसे जो सेल बने हैं ये हमारे बन जाते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ये हमारे स्पर्मेटिड बन गए। जब ये स्पर्मेटिड बनते हैं तो इनके साथ सर्टोली सेल भी लगी होती है, मतलब सर्टोली सेल साथ रहती है ताकि इनको न्यूट्रिशन दे सके। अब इनमें कायांतरण होगा, जब कायांतरण होगा तो इनमें पूछ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी टेल बनेगा इनका। जब ये टेल बन जाएंगे तब टेल बनने के बाद प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेसिएशन या स्पर्मिएशन। अब ये धीरे धीरे स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो सर्टोली सेल है इनको न्यूट्रिशन दे रहा है, डेवलप कर करके स्पर्म में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जब ये स्पर्म बन जाएंगे तो इसके बाद ये टेस्टिस से निकल करके शुक्राशय में चले जाते हैं। ठीक है, शुक्राशय में जाएंगे, वहां से कुछ फ्लूइड मिलेगा, फिर ये बाहर आएंगे, वहां से निकल करके एक्सटर्नल जेनिटल तरफ आएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी नर में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल अपना स्थान ले लेगा, एक सेल में पुनः होता है माइटोसिस डिवीजन। जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो उससे बनेंगे दो सेल, और इन दो सेलों में स्टार्ट होगा मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रहती है। अब जहां से मियोसिस स्टार्ट हुआ है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी थी उनको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि इन्हीं में होना है सेकेंडरी मियोसिस। जब सेकेंडरी मियोसिस होगा तो इससे दो दो सेल का निर्माण होगा, और दोनों के पास ऊपर वाली, मतलब जस्ट इनके ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं, यानी जो बनी है और जिनसे बनी है उनके समान होती है क्या, कोशिकाओं की संख्या। इनके साथ सर्कुलर सेल लगी होती है। अब इस देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, अब इससे बनेंगे स्पर्मेटिड। जब स्पर्मेटिड बन के इनमें कायांतरण होगा तो इसको कहेंगे स्पर्मिएशन, यानी स्पर्म बन रहे हैं। और जब ये पूरी तरह से कायांतरित होकर के एक स्पर्म का निर्माण करेंगे तो
बाद ये टेस्टिस से निकल करके हमारे कहाँ जाएंगे, शुक्राशय में पहुंचेंगे। इस शुक्राशय से कुछ फ्लूइड मिलेगा, फ्लूइड मिलने के बाद वो एक्सटर्नल जेनेटिक की तरह रन कर जाते हैं। तो ये हमारा युग्मक जनन में सबसे पहला मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस था। अब अगला बचा हमारा स्पर्म की संरचना एवं oogenesis। तो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए।